अभी 30 जुलाई को रशिया के कामचटका पेनिनसुला के पास समंदर में एक बहुत ही जोरदार ऐसा भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 8.8। ये अब तक का उस इलाके में आया हुआ सबसे ताकतवर भूकंपों में से एक था। जिस इलाके में ये सब हुआ है वो इलाका एक सिस्मिक सबडक्शन जोन में आता है, यानी ऐसा इलाका है जहाँ की जमीन की प्लेटें एक दूसरे के नीचे धंसती रहती है और ऐसे इलाके में अक्सर बड़े भूकंप और सुनामी आने का खतरा रहता है। इस भूकंप के बाद सुनामी की लहरें पूरे पैसिफिक समंदर में फैली थी। रशिया, जापान और अमेरिका जैसे कई देशों में तक अलर्ट जारी किया गया था। लोग अपने घर छोड़कर रास्ते में उतरे थे, अपने छत पर भागे थे, अलार्म बजाए गए और कोस्टलाइन वाले इलाकों में से लोगों को जल्दी वहां से हटाया गया। थैंकफुली इस सुनामी में ज्यादा लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई, लेकिन इस घटना ने लोगों को डराया जरूर। लेकिन अब इसके साथ ही एक अजीब बात ने सबका ध्यान खींच लिया है। अब इस भूकंप और सुनामी जैसे खतरनाक डिजास्टर के बीच सोशल मीडिया पर एक पुरानी कॉमिक बुक के बारे में लोग बातें करने लगे हैं, जो जापान की एक मांगा आर्टिस्ट रयो त्सुकी ने 1999 में क्रिएट की थी। रीजन बड़ा ही शॉकिंग है, क्योंकि उस महंगा बुक में लिखा था कि जुलाई 2025 में जापान और आसपास के देशों में एक बहुत बड़ा सुनामी आएगा। अब उस कॉमिक में लिखी हुई तारीख और असली तारीख के बीच में सिर्फ 25 दिन का फर्क था। अब जैसे ही ये बात सामने निकल कर आई, इंटरनेट पर लोगों ने रिएक्शन देना शुरू किया। कोई कह रहा था कि ये तो सचमुच कोई भविष्यवाणी थी, तो कोई बस इसे इत्तफाकी मान रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग रयो त्सुकी को जापान की बाबा वेंगा कहने लगे हैं। वही बाबा वेंगा जो भविष्य बताने के लिए दुनिया भर में पहले से ही फेमस है। मैं आगे उनके बारे में भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि उनकी भविष्यवाणियां भी कुछ कम हैरान करने वाली नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे कोई इतने साल पहले ऐसी घटना के बारे में सोच सकता है जो फ्यूचर में घटने वाली है। क्या यह सिर्फ कोई एक कोइंसिडेंस है? रयो त्सुकी एक बिल्कुल ही सिंपल और शांत स्वभाव वाली एक जापानी मंगा आर्टिस्ट है, जो आज के समय में लगभग 70 साल की है और वो ना ही ज्यादा अमीर है और ना ही ज्यादा फेमस है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसके आसपास के लोगों ने बताया है कि वो कभी भी शोहरत के पीछे नहीं भागी। जस्ट उसने 80s और 90s में चुपचाप अपना काम किया और उसने कई सारी कॉमिक्स बनाई। रयो त्सुकी को एक और आदत थी, अपने सपनों को डायरी में लिखना। उसने अपनी एक ड्रीम डायरी बनाई थी जिसमें वो अपने सपने लिखती थी। इनमें से कुछ बहुत ही नॉर्मल है, तो बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो अजीब है। जैसे कि नॉर्मली होता है, सपने अजीब ही होते हैं। लेकिन रयो त्सुकी को हैरानी तब हुई जब उसके 20-30 साल पहले लिखे हुए सपने आगे चलकर सच साबित होने लगे। जब उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसके देखे हुए कुछ सपने सच्चाई में बदल रहे हैं, तब उसने जुलाई 1999 में अपने इस ड्रीम बेस्ड स्टोरीज को मिलाकर एक मांगा बुक छापी जिसका नाम था वाताशी गा मिता इराई, यानी द फ्यूचर आई सॉ। ये किताब लिमिटेड एडिशन में छपी थी और जाहिर सी बात है कि किसी को ये सब पता नहीं था और किसी का इस पर विश्वास भी नहीं था, तो इस किताब को ज्यादा लोगों ने खरीदा नहीं। लेकिन इस बुक का कवर ही ऐसा था कि अगर उस कवर को कोई 2011 के बाद देखता तो उसे जरूर झटका लगता। इस कवर पेज पर एक बहुत ही बड़ी सुनामी की लहर दिखाई गई थी, इतनी बड़ी कि जैसे वो पूरे शहर को निगलने वाली है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि इस कवर पर एक लाइन लिखी थी, द डिजास्टर विल अराइव इन मार्च 2011। अब देखिए, जापान में तो अक्सर भूकंप होते रहते हैं, तो ऐसा भी लग सकता है कि इस भूकंप का प्रिडिक्शन करना जस्ट कोई इत्तेफाक होगा। लेकिन डेट के साथ प्रेडिक्ट करना, साल लिखना और मंथ भी उसमें मेंशन करना, ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। तो उस वक्त जब ये बुक छपी थी यानी 1999 में, किसी ने भी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। खुद त्सुकी को भी शायद ये पता नहीं था कि उसने इस किताब में जो लिखा है वो सच होने वाला है। लेकिन 2011 के मार्च महीने में क्या हुआ हम सबको पता है। 11 मार्च 2011 को जापान में एक ऐसा पावरफुल भूकंप आया जितना पूरे जापान के इतिहास में पहले कभी नहीं आया था। ये मैग्नीट्यूड 9 का भूकंप था जो बहुत ही पावरफुल था। इसमें हजारों लोग मरे थे, करोड़ों का नुकसान हुआ था। लेकिन क्या सच में त्सुकी ने अपनी बुक में जो इस भूकंप की भविष्यवाणी की थी उसके पीछे का लॉजिक क्या था? क्या वो कोइंसिडेंस था या सच में वो भविष्यवाणी थी? और क्या उस किताब में उस 2011 की प्रोफेसी के अलावा कुछ और बातें भी है जो त्सुकी ने उस वक्त लिखी थी और आगे जाकर वो सच हुई?
अब उन्होंने उस किताब में लिखी हुई कई सारी बातें सच हुई थी, लेकिन हम दो मेजर इंसिडेंट्स की बात करेंगे। उसने अपनी डायरी में एक और सपना लिखा था कि एक ऐसी बीमारी आएगी जो जानवरों से इंसानों में फैलेगी और पूरी दुनिया को एकदम से रोक देगी। लोग अपना मुंह ढकेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात कि सपने में उसने जो साल लिखा था वो था 2020। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 2020 में कौन सी महामारी आई थी। अब ये सिर्फ कोई अंदाजा होगा या सच में उसने 20 साल पहले अपने सपने में लोगों को मास्क लगाते हुए, एक दूसरे से भागते हुए या फिर लॉकडाउन होते हुए देखा था। सोचिए, जिस बुक में उसने ये सब लिखा था वो 1999 में लिखी थी। अब रिसेंटली जो घटना हुई है जिसके बाद तात्सुकी एकदम से मतलब रातों रात सुर्खियों में आ गए थे, उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र का फर्श फट जाएगा और चारों ओर विशाल लहरें उठेगी। मतलब ये मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, ठीक ऐसा ही थोड़ा सा कुछ पोएटिक फॉर्म में उसने अपनी किताब में लिखा था। उन्होंने ये भी लिखा था कि एक ऐसी सुनामी आएगी जो 2011 के सुनामी से 3 गुना बड़ी होगी और जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से को टक्कर देगी। इस डिस्क्रिप्शन के साथ ना उन्होंने जो ड्राइंग निकाली थी उसमें उन्होंने समुद्र को उबलता हुआ दिखाया था जिसमें बड़े बुलबुले थे और उसने ड्रैगन जैसे एक इमेजिनरी एनिमल को लहरों के नीचे तड़पता हुआ दिखाया था। अब इस ड्रैगन को अंडरसी वोल्केनो या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटी का मेटाफर माना गया। अब उन्होंने इस घटना की तारीख को 5 जुलाई बताया था। तारीख को छोड़कर जो भी उसने उस किताब में लिखा था वो सच हुआ। 30 जुलाई 2025 को रूस के पास भयंकर भूकंप और सुनामी अलर्ट आया। तारीख में भी सिर्फ 25 दिन का ही फर्क था और इसीलिए इस भविष्यवाणी को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई। अब ये रियो तात्सुकी की आखिरी ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने 2024-25 में उन्हें अचानक सुर्खियों में ला दिया था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके पहले प्रोफेसी के बारे में जानते थे कि वो कैसे सच हुई थी, तो उन लोगों की नज़रें 5 जुलाई पर ही थी। जैसे जैसे 5 जुलाई 2025 की तारीख करीब आती जा रही थी, कई लोगों में घबराहट फैलने लगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें इतनी तेजी से फैलने लगी थी कि जापान जाने वाले टूरिस्टों ने अपनी ट्रिप ही कैंसिल करनी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार जापान के लिए फ्लाइट बुकिंग्स में 83% की गिरावट आई थी। एयरलाइन को कई रूट्स पर अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि पैसेंजर ही नहीं थे। ट्विटर पर #July5 डिजास्टर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे और 5 जुलाई 2025 एक डर की तारीख बन गई थी उन लोगों के लिए जो तात्सुकी के सपनों को सच मानते थे। मियागी के गवर्नर योशिहिरो मुराई ने कहा था कि अगर इस तरह की अफवाहों से अगर टूरिज्म अफेक्ट होगा तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट और अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स ने भी तात्सुकी के सपने को झूठ कहते हुए कहा था कि साइंस का इस्तेमाल करके भी हम भूकंप कब होगा इसकी एग्जैक्ट डेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर कोई महंगा आर्टिस्ट सिर्फ अपने सपने को देखकर ऐसा दावा कैसे कर सकती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 25 दिन बाद यानी 30 जुलाई को अचानक रशिया के कामचटका क्षेत्र में एक पावरफुल भूकंप आया जिसने पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी की आशंका फैला दी। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि तात्सुकी ने कभी भी खुद को फ्यूचर टेलर नहीं बताया था। उसने बस खुद को हमेशा एक आर्टिस्ट ही बताया था जिसने अपने सपनों को मैंगा बुक्स में ड्रॉ करके लोगों के साथ शेयर किया था। उनका स्टाइल बाबा वेंगा जैसा फ्यूचर प्रेडिक्शन से बिल्कुल अलग था। ना कोई 4 लाइन की मिस्टीरियस प्रेडिक्शन, ना ही कोई कोडेड मैसेज। बस एक मंगा बुक के जरिए उन्होंने अपने सपनों को दुनिया के साथ शेयर किया था। लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातें, कुछ प्रेडिक्शन जैसा कि 2011 का वो जापान का सुनामी इतना एग्जैक्ट निकला कि लोग उन्हें बाबा वेंगा जैसे लेजेंड्स के साथ कंपेयर करने लगे। और अभी हम बात करने वाले हैं उसी लेजेंड की, बाबा वेंगा की। बाबा वेंगा एक बहुत ही फेमस और कंट्रोवर्शियल फ्यूचर प्रेडिक्टर थी। उनका असली नाम था वेंगेलिया पंडेवा और वो 1911 में बुल्गारिया में पैदा हुई थी। साल 1920 में जब बाबा वेंगा सिर्फ 9 साल की थी तो उनके साथ एक अजीब हादसा हुआ और उनकी दोनों आंखें चली गई। वो बुल्गारिया के एक छोटे से गांव में अपने घर के पास थी, तब अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस बवंडर ने उन्हें उठाकर किसी दूसरी जगह पर जाकर पटक दिया। जब उसके घर वालों ने उसे ढूंढा, वो दूर किसी जगह पर पड़ी थी और उसकी आंखों में पूरी धूल भर गई थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। उनके घर वालों ने उनका इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका परिवार थोड़ा गरीब था और इसीलिए उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाया और धीरे धीरे उनकी आंखों की हालत और खराब होती गई और कुछ समय के बाद उनके आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन बचपन की इस एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बाद में धीरे धीरे उन्हें ये रियलाइज
रियलाइज़ हुआ कि जब से उनकी आंखें गई है उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगी है जो आम लोग नहीं देख सकते, और जो भी वो देख रही थी वो ऐसी घटनाएं थी जो कुछ दिनों के बाद सच होती थी। जैसे जैसे इनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन की कहानियां फैलने लगी, लोग इन्हें बाल्कन्स की नोस्ट्राडामस कहने लगे। उनके पास लोगों का आना जाना शुरू हुआ, और उनके पास सिर्फ आम लोग नहीं जा रहे थे बल्कि रशिया के बड़े बड़े लीडर्स लोग भी अपना भविष्य देखने के लिए वहां पे जाने लगे थे। उन्होंने कई सारे बड़े बड़े इवेंट्स को लेकर भी बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी, लेकिन उनकी ये बातें या प्रोफेसीज सिंपल भाषा में नहीं होती थी। वो अपनी इन प्रोफेसीज को थोड़ा घुमा फिरा कर लिखती थी, जिस वजह से लोग उसका अलग अलग अपने हिसाब से मतलब निकालते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनकी बताई हुई कई सारी बातें बाद में सच साबित हुई, और वो भी काफी सही टाइम पर। उनकी एक प्रोफेसी थी 9/11 को लेकर, जिसमें उन्होंने 1980s के दशक में एक लाइन लिखी थी कि 2 स्टील के पक्षी अमेरिका देश पर गिरने वाले हैं। अब ये मैंने आपको लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये अपने लैंग्वेज में लिखा था और थोड़ा घुमा फिरा कर लिखा था। अभी जो लाइन उन्होंने कही थी स्टील बर्ड्स वाली, इसको लोगों ने कनेक्ट किया 9/11 के साथ, जब 2011 में 2 प्लेन्स अमेरिका के ट्विन टावर्स पर टकराए थे। तो लोगों ने इसे ऐसे कनेक्ट किया कि स्टील के पक्षी यानी 2 प्लेन और अमेरिका पर गिरेंगे, मतलब कई सारे अमेरिकन इस हादसे में मारे जाएंगे। उनकी एक भविष्यवाणी बराक ओबामा के साथ भी जोड़ी जाती है। बाबा वेंगा ने कहा था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक अफ्रीकी मूल का होगा, और 2008 में बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, अमेरिका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। इसी तरह उनकी एक भविष्यवाणी थी कोविड इन्फेक्शन के बारे में, जो बहुत ही फेमस हुई थी। उन्होंने कहा था कि 2020 के आसपास एक बड़ी बीमारी फैलने वाली है। उन्होंने स्पेसिफिकली लंग इन्फेक्शन की भी बात की थी, और 2020 में क्या हुआ हम सब जानते हैं। ये उनकी 3 सबसे फेमस ऐसी भविष्यवाणियां थी। अब क्या था ना कि उनकी प्रोफेसीज थोड़ी कोडवर्ड टाइप की होती थी, जिसका लोग अपने अपने हिसाब से मतलब निकालकर उसे कनेक्ट करते थे। लेकिन बावजूद इसके इनमें से बहुत सारी भविष्यवाणियां ऐसी थी जो साल और तारीख के हिसाब से भी बिल्कुल मैच करती थी, और इसीलिए भी आज तक वो फेमस है। आज भी उनकी बातें की जाती है। कभी कभी ऐसा सोचकर अच्छा भी लगता है कि शायद बड़े बड़े डिजास्टर्स आने से पहले किसी खास इंसान को उसकी झलक पहले ही दिख जाती है। लेकिन फिर साइंस की नज़र से इन बातों को देखें तो एक्सपर्ट्स की राय इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि अभी तक कोई ऐसा तरीका या इंसान साइंटिफिकली साबित नहीं हो पाया है जो धरती पर आने वाले भूकंप या सुनामी की सटीक भविष्यवाणी कर सके या समय में आगे देख सके। धरती के नीचे जो जियोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उनका सही टाइमिंग आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके पता कर पाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। इससे होगा ये कि हमें ऐसा और कंटेंट बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।